আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। भारत के साथ युद्ध जैसे हालात के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आर्थिक सुधार के नाम पर पाकिस्तान को कर्ज दे दिया। एक ऐसे देश को बार बार कर्ज देकर जो खुलेआम आतंकवाद को संचालित करता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की भूमिका अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। पाकिस्तान कर्जे के जाल में फंसी एक आतंक प्रेरित अर्थव्यवस्था है। आकार की दृष्टि से पाकिस्तान दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है, किंतु उसकी आर्थिक स्थिति आज पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर है। कई वर्षों से पाकिस्तान के नेता दुनिया भर में वित्तीय सहायता के नाम पर भीख का कटोरा लिए घूमते आ रहे हैं। आतंकवादियों का गढ़ बन चुका यह देश पिछले 3 दशकों से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं और विभिन्न देशों से भारी मात्रा में कर्जा लेकर किसी तरह अस्तित्व में बना हुआ है। बदकिस्मती से इस कर्जे का कभी भी सही उपयोग नहीं किया गया। इसके बजाय ये धन सीमावर्ती अपराध, आतंकवादी प्रशिक्षण तथा हथियारों की खरीद और आतंकवादियों के भरण पोषण में खर्च किया गया। कर्जा लेने वाले किसी भी देश को जिस प्रकार की शर्तें माननी होती है, पाकिस्तान ने लगभग हर बार उनका उल्लंघन किया है और धन को गलत दिशा में खर्च किया है। पिछले 30 वर्षों में से 28 वर्षों तक पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ से कर्जा और सहायता प्राप्त की है। आश्चर्यजनक बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर विश्व की सभी प्रमुख शक्तियां पाकिस्तान की आतंकवादी भूमिका से अवगत है, चाहे वे अमेरिका हो, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के देश हो या रूस। इतिहास में बार बार आतंकवाद को प्रश्रय देने के बावजूद 9 मई को आईएमएफ ने पाकिस्तान को फिर से लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त कर्जा मंजूर कर दिया। हर बार कर्जा देते समय पाकिस्तान से आतंकवाद पर लगाम लगाने का वादा किया जाता है, परंतु इन वादों की सच्चाई लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन को दी जा रही खुली शय और भारत में लगातार की जा रही आतंकी गतिविधियां उजागर कर देती हैं। इसका ताजा उदाहरण है पहलगाम हत्याकांड, जिसके कारण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। भारत सहित कई देशों ने आईएमएफ के इस निर्णय की तीव्र आलोचना की है। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पाकिस्तान को बार बार आर्थिक सहायता देना वास्तव में आतंकवाद को बढ़ावा देने और एक आतंक समर्थक राष्ट्र को पुरस्कार देने के समान है। इससे न केवल विश्व बैंक जैसी संस्था की साख पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, बल्कि मानवता भी कराह उठती है। वास्तव में आतंकवाद को जन्म देने और उसे पोषित करने वाले पाकिस्तान को कर्जा देना विश्व की शांति और मानवीय मूल्यों के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष हमला है। यह संभव है कि आईएमएफ जब किसी देश को कर्जा देता है तो उसमें राजनीतिक समीकरणों को भी महत्व दिया जाता है। पाकिस्तान के साथ चीन, सऊदी अरब और कतार जैसे देशों के मधुर संबंध और दक्षिण एशिया में संतुलन की राजनीति के चलते उसे यह अदृश्य छूट मिलती रही है। लेकिन बीते 4 दशकों से जिस तरह पाकिस्तान भारत में आतंकवाद निर्यात करता रहा है, यदि यह जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब यह आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। इस आशंका को कई सुरक्षा विशेषज्ञ गंभीरता से ले रहे हैं। मानवता का भयंकर शत्रु पाकिस्तान यदि इसी तरह आतंक की आग फैलाता रहा तो एक दिन पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। और एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन इसकी स्पष्ट चेतावनी है। अतः आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के इन निर्णयों का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा की गई, लेकिन पाकिस्तान की ओर से सीमा पर ड्रोन हमले अब भी जारी है। इसी संदर्भ में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी। युद्ध जैसी परिस्थितियों में जब पूरा देश एकजुट था, तब विपक्षी दलों ने भी सरकार के किसी कदम पर विशेष आपत्ति नहीं जताई। मगर जैसे ही संघर्ष विराम की घोषणा हुई, विपक्ष की ओर से सवाल उठने शुरू हो गए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि पहलगाम हमले के
बाद से लेकर संघर्ष विराम तक जो घटनाएं घटित हुई उन सभी की विस्तृत जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि हम सरकार के संघर्ष विराम के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन पहलगाम की आतंकी घटना, ऑपरेशन सिंदूर और संघर्ष विराम से जुड़े सभी तथ्यों की जानकारी संसद में दी जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं संयुक्त विपक्ष की ओर से एक बार फिर आपसे संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह कर रहा हूं। पत्र में राहुल गांधी ने यह भी उल्लेख किया कि आने वाले दिनों में देश के सामने जो गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं, उनका सामना एकजुट होकर करना होगा और इसके लिए संसद से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय हित में विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन अब समय आ गया है कि पहलगाम हमले से लेकर संघर्ष विराम तक की घटनाओं पर विपक्ष को समुचित जानकारी दी जाए। राहुल गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह भी सवाल उठाया कि संघर्ष विराम की घोषणा भारत सरकार की ओर से पहले क्यों नहीं की गई और आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इसकी घोषणा क्यों की है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते आ रहे थे, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब संघर्ष विराम हो गया है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष की यह मांग और भी प्रबल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा, ऐसा बयान दिया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम पर भारत की पैनी नजर बनी रहेगी। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर बोले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। शनिवार 10 मई की शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने युद्ध विराम की घोषणा की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि भले ही युद्ध विराम की घोषणा हो गई हो, लेकिन भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम पर भारत की कड़ी नजर रहेगी। Depends upon circumstances, and internationally also we have to decide. So for time being, already a declaration has been made for ceasefire, and I think against the terrorism or terrorist, our fight will remain intact. But can we believe really Pakistan, when even after ceasefire, yesterday we have seen they have continued sending drones and shells towards India. They have piloted. I have also noticed, and ultimately they have withdrawn. And let's see in future what they do. Thanks. गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच हमले और जवाबी हमलों के बीच शनिवार को युद्ध विराम का निर्णय लिया गया था। हालांकि युद्ध विराम लागू होने के कुछ ही घंटों के भीतर फिर से सीमा पर तनाव बढ़ गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन की जानकारी दी है। इस घटनाक्रम पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने शनिवार देर रात एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के कुछ घंटों के भीतर ही पाकिस्तान ने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी, जो अत्यंत निंदनीय है। इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you.
वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि वे युद्ध विराम का पूरा सम्मान करते हैं और समझौते को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ क्षेत्रों में भारत ने ही संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। हालांकि यह युद्ध विराम समझौता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुआ था, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के ताजा हमले से यह शांति प्रयास विफल होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। युद्ध विराम की घोषणा भारत सरकार के आधिकारिक बयान से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कैसे दी गई है, इस पर सीपीआईएम ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की मांग रखी। रविवार को अगरतला में एक प्रतिक्रिया देते हुए सीपीआईएम के अखिल भारतीय महासचिव एमए बेबी ने यह मांग उठाई। भारत और पाकिस्तान के पूर्ण और तात्कालिक युद्ध विराम पर सहमति जताई ये घोषणा सबसे पहले शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर की थी। इसको लेकर सीपीआईएम ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। सीपीआईएम के अखिल भारतीय महासचिव एमए बेबी ने रविवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा सबसे पहले कैसे कर सकते हैं, इस पर केंद्र सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। Government of India will have to explain as to how the President of United States of America has made the announcement first. A day before US President made this announcement, we all followed the stand taken by the Vice President of United States of America, that we don't want to meddle with these things. We want these issues to be settled between the countries. That was what US Vice President stated a day ahead. Then comes this statement from the President of USA. The President of USA is not behaving as the President of USA. He behaves as though he is the President of the world, which is unacceptable. Anyway, now it is for Government of India to explain as to how this kind of a situation evolved. रविवार को सीपीआईएम त्रिपुरा राज्य कमेटी की विस्तारित बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के महासचिव एमए बेबी ने भाग लिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान एमए बेबी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामलों का समाधान आपसी बातचीत के माध्यम से ही संभव है। You see, the position that my party, Communist Party of India, Marxist, has been taking is that on bilateral problems, third-party intervention to negotiate or settle is uncalled for. Bilateral issues are to be bilaterally discussed and sorted out, not taking recourse to military solutions. This has been our time-tested approach. Government of India also used to maintain the position that internationalizing our domestic problems or our problem with our neighbors is unacceptable. We would deal with the problem with our neighbors in a mutually agreeable manner through negotiation. You see, de-escalation is taking place at different levels. पहलगाम हत्याकांड के पृष्ठभूमि में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीपीआईएम ने केंद्र सरकार और भारतीय सेना की कार्रवाई के प्रति एकजुटता जताई थी। पार्टी ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के अड्डों को ध्वस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने जो भी कदम उठाए वे सारे उचित है। हालांकि सीपीआईएम का मानना है कि भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु संपन्न देशों के बीच उत्पन्न किसी भी तनाव का कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से सुलझाना ही सबसे बेहतर रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জেরি পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एक बार फिर कहा है कि भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो देश को कई सारी समस्याओं से मुक्ति मिल सकेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को बनमालीपुर राम ठाकुर आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में दोहराया कि भारत में एक देश एक चुनाव की प्रणाली जल्द लागू होगी। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव होने से देश की सामान्य जीवन शैली, आर्थिक संसाधन और विकास कार्य बाधित होते हैं। अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो इससे कई समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नागरिकों के लिए अधिक अनुकूल व विकास उन्मुख बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पहले ही संसद में एक देश एक चुनाव विधेयक प्रस्तुत कर चुकी है। সারা বছর পেরিয়ে একটা ইলেকশন ভারতবর্ষে লেগে থাকে, ত্রিপুরাও তার বাইরে নয়। তো যখনই এই ধরনের নির্বাচন শুরু হয় তখনই দেখা যায় মানুষ যেহেতু ব্যস্ত থাকে, অফিসার থেকে আরম্ভ করে সবাই ব্যস্ত, সেই জায়গায় তখন রক্তের দানের যে বিষয় সেটা অনেকটা ঘাটতি থাকে এবং যে কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন, এবং আগামী দিন যখন ওয়ান নেশন ইলেকশন হবে, ওয়ান ইলেকশন হবে, আমরা কিন্তু অনেক দিকে আমরা অনেক সমস্যার থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাবো। इस विषय पर बनी कोविंद समिति ने देश के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की थी, जिसमें 32 दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया। केंद्र सरकार का दावा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते पिछले 5 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में 800 दिनों की देरी हुई, जिससे शासन व्यवस्था प्रभावित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधक बनते हैं। भाजपा का तर्क है कि हर 3 से 6 महीने में चुनाव होने के कारण अधिकांश योजनाएं चुनावी रणनीति से जुड़ जाती है। हालांकि विपक्ष का भी मजबूत तर्क है। विपक्षी दलों का कहना है कि 90 करोड़ से अधिक मतदाताओं वाले देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम, सुरक्षा बल और निर्वाचन अधिकारी चाहिए, जिसके लिए भारी संसाधन और योजनाबद्ध तैयारी की आवश्यकता होगी। वर्ष 2015 में संसद की विधि और न्याय पर स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर 45 बिलियन रुपए खर्च करता है। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो नई वीवीपीएटी मशीनें खरीदने के लिए लगभग 92.84 बिलियन रुपीस की आवश्यकता होगी। सिर्फ यही नहीं, इन मशीनों को हर 15 साल में बदलना भी होगा। यह तर्क भी विपक्षी दलों ने अपने पक्ष में रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्य की जो अंतर्निहित आत्मा है, उसकी ओर आज पूरा विश्व आकर्षित हो रहा है। इस दिशा में आर्ट ऑफ लिविंग या श्री श्री रविशंकर फाउंडेशन सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। ये बात त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने श्री श्री रविशंकर के 69वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में त्रिपुरा एक्स बॉडी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कही। त्रिपुरा अपेक्स बॉडी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कही। यह आयोजन अगरतला के गणराज चौमुहानी क्षेत्र स्थित आर्ट ऑफ लिविंग कार्यालय में आयोजित किया गया था।
স্পিরিচুয়ালিটি এবং স্পিরিচুয়ালিটির মাধ্যমে যে হিউম্যান ভ্যালু যেমন ভালোবাসা, কম্পাশন অ্যান্ড অ্যাথুইজম, উনি সেটা চেয়েছেন এবং সেইভাবেই কিন্তু আজকে সারা পৃথিবীর মধ্যে মানুষ এটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে। এবং এটা পার্টিকুলার কোনো রিলিজিয়নের উপর ভিত্তি নেই, বিভিন্ন সব রিলিজিয়নের লোকে এর মধ্যে এটা করতে পারে। এটা এরকম না হিন্দু ধর্মের জন্য, এটা সব ধর্মের লোক কিন্তু আকৃষ্ট হয়ে এখন বুঝতে পারছে যে আমি কে, আই এম বর্ন ফর আদার্স নট ফর মাই সেলফ। এবং আমি নিজেকে যদি চিনি, নিজেকে বুঝতে পারি, তাহলে আমিও পূর্ণ মানুষের জন্য আমি কিছু করতে পারবো। অ্যান্ড ফর দ্যাট ইউ আর সেন্ট। এই বিষয়টা ওনার যে ফিলোসফি তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই। আরেক तेलियामुड़ा अस्पताल में बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर समग्र प्रबंधन की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कई कदम उठाए जाने के बावजूद सेवा में खामियों के कारण आम लोगों को अब भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही आरोप सामने से आ रहा है। रात के समय गंभीर रूप से बीमार मरीजों या बीमार बच्चों को गोद में लेकर डॉक्टर की तरफ राह ताकते रहते हैं लोग, लेकिन नाइट ड्यूटी में तैनात डॉक्टर का कोई अता पता नहीं रहता, ऐसा आरोप लगाया गया। इसी मुद्दे पर सब डिविजनल हेल्थ ऑफिसर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल किस तरह से चल रहा है, डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मी अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं, इन सभी मामलों में निगरानी और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने को लेकर सब डिविजनल हेल्थ ऑफिसर की भूमिका पर आम लोग सवाल उठा रहे हैं। এখন আছে 10টা 8 9 10 2 ঘন্টা কি করবেন তেলিয়ামুড়া হসপিটালের ব্যাপারে? কি করব, যেরকম আছে কপালে এটাই মানতে লাগবে। ডাক্তার কাটা আসলো আইসে না কেন লিভ কি লইছিলি? बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও।